हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंस। जो भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं डीयू सोल में, उनका जो एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पिछले एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की कैटेगरी में है, मे बी आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को उनके आंसर्स के साथ। सभी को मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द टर्म एनवायरनमेंट, गिव इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। एनवायरनमेंट क्या होता है, इसका क्या स्कोप है और क्या इंपॉर्टेंस है, ये बतानी है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। तो एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड, देयर इंटर रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स एंड विद ह्यूमन बीइंग। एनवायरनमेंट क्या होता है, टोटल सम होता है किसका, वाटर, एयर एंड लैंड का, और इनका एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप होता है ह्यूमन बीइंग के साथ, उसका। अदर लिविंग बीइंग एंड प्रॉपर्टी। द वर्ड एनवायरनमेंट इज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड से ड्राइव किया गया इन्वाइन से, विच मीन्स जिसका मतलब होता है इन सर्कल और सराउंड, मतलब आसपास या घिरा हुआ। इट इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स, सभी चीजें आती हैं, विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट फॉर सर्वाइवल, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंगी, उसे वो सारी चीजें एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। स्कोप क्या है एनवायरमेंटल स्टडी का, अवर डिपेंडेंस ऑन एनवायरनमेंट इज नॉट now to humankind since ages civilization has been stabilized near or around the water bodies. Our natural landscapes such as river, mountain, forest, desert or a combination of these elements are essential part of our subsistence. मतलब हमारी डिपेंडेंस जो हैगी इन्वायरमेंट पे वो नई नहीं है, पुराने ज़माने से ही हमारे जो एरियाज थे वो कहाँ पर, रिवर्स के बैंक पर, वाटर बॉडीज़ के किनारे पर बसे हुए थे, और रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट, ये सारे हमारे एग्जिस्टेंस का एक एसेंशियल पार्ट बनते हैं। डिस्पाइट द मॉडर्नाइजेशन वी आर पार्ट ऑफ एंड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन नेचुरल लैंडस्केप। मॉडर्नाइजेशन के बावजूद भी हम अभी भी लैंडस्केप पर डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट पर, ग्रासलैंड पर, हम अपने फूड के लिए और लाइफ के लिए। वी यूज वाटर टू ड्रिंक एंड फॉर अदर डे टू डे नीड्स। वाटर का हम यूज करते हैं पीने के लिए, डे टू डे नीड्स को फुलफिल करने के लिए। एयर का यूज करते हैं ब्रेथिंग के लिए। वी आर पार्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ फूड वेब, और हम फूड वेब का एक पार्ट बनते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस फॉर्म आवर एनवायरनमेंट एंड द सर्विस आर वाइटल एंड प्राइसलेस। जो भी हमारे पास पास की चीजें हैं वो सभी एनवायरनमेंट है, और इनका प्राइस, ये सारी चीजें प्राइसलेस हैं, वाइटल है। Our dependence on environment is so great that we cannot continue life without protecting the earth environmental resources. हमारी एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंस इतनी है कि अगर ये खत्म हो गए तो हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। With time, which is evident from advent of industrial revolution and population explosion. ये किस लिए अफेक्ट हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। द ग्रीड ऑफ मैन हैज इंक्रीज्ड एवर सिंस, इंसानों का लालच है वो बढ़ता जा रहा है। दिस हैज लीड टू रैपिड अनप्लान्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या हो रहा है, अनप्लान्ड इकोनॉमिक ग्रोथ में एक तरीके से रुकावट आ रही है। द इल इफेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैज लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन सब चीज़ों से क्या होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है। आगे, डेवलपमेंट हैज पेव्ड द वे फॉर यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज मिनरल एंड ऑयल्स एक्सटेंसिवली, दस रिजल्ट इन देयर एग्जॉस्टन। डेवलपमेंट के लिए हमें रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज सभी की जरूरत पड़ती है, और इस नीड को पूरा करने के लिए हम इन सभी को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं वो रिप्लेनिश होते हैं, मतलब उन्हें कई मिलियंस ईयर लगते हैं बनने में, तो इनका डिप्लीशन इतना अच्छा नहीं है। अ स्विच टू रिन्यूएबल सोर्सेज, timber and water which can be replenished easily by natural process such as regrowth or rainfall can be appreciated, but it is important to use even these resources wisely so that conserve the resource we need in long term. मानते हैं हम कि रिन्यूएबल सोर्सेज पर शिफ्ट हो गए हैं, पर इनका भी हमें यूज उसी एक हद तक करना चाहिए कि ये भी हमारे पास अवेलेबल रहे लंबे समय तक। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन और डेवलपमेंट। इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन या डेवलपमेंट। Thus, environment studies raises the awareness of our resources along with problem caused due to एक्सप्लॉयटेशन। तो जो हमारी एनवायरमेंटल स्टडी है वो किस चीज़ में हेल्प करती है, हमारी ये सारी चीज़ें समझने में कि क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं एक्सप्लॉयटेशन से, और हमें इन्हें बचाने की क्यों ज़रूरत है। आगे आएगा, एनवायरमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। एनवायरमेंट है वो नेचर में मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। इट इज़ नॉट अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट, इट कवर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ नेचर, कल्चर एंड सोसाइटी। ये सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये कई सारी चीज़ें कवर करता है, जैसे कि नेचर हो गया, कल्चर, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं।
आगे आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज लाइज इन फैक्ट दैट बाय बीइंग वेल एक्वेंटेड विद द एनवायरमेंट एंड इट्स एलिमेंट वन कैन लीड टू अ हेल्दी स्पिरिचुअल एंड लॉन्ग लाइफ। क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर इसकी एजुकेशन होगी किसी पर्सन के पास तो वो हेल्दी स्पिरिचुअल और लॉन्ग लाइफ सस्टेन कर सकता है। द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड बाय सम ऑफ ऑल एनवायरमेंटल फैक्टर। क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म की लाइफ कैसे अफेक्ट होती है? इन सभी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ही अफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेबोरेट ऑन द मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंटल स्टडी का जो मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर है उसे एक्सप्लेन करना है। तो आंसर आएगा ऑल्दो द रियल्म ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी implies a single subject but its essence is multidisciplinary in nature. It is thus considered multidisciplinary as it teaches us to protect and sustain our natural resources of land, water, air and vegetation. वैसे तो इन्वायरमेंटल स्टडी का मेन फोकस इन्वायरमेंट पर रहता है, लेकिन ये फिर भी हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताती है कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए लैंड को, वाटर को, एयर को एंड वेजिटेशन को। इसलिए इसे मल्टी डिसिप्लिनरी कहा जाता है। सस्टेनेबिलिटी इज द अल्टीमेट गोल, और इसका अल्टीमेट गोल क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इसी का आ गया है सिंस द एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स कंप्राइजिंग एवरीथिंग अराउंड अस। एनवायरनमेंट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो जिसमें आसपास की सारी चीजें आती हैं। सो एनवायरमेंटल स्टडी इज इंटरडिसिप्लिनरी एग्जामिनेशन ऑफ हाउ बायोलॉजी, जियोलॉजी, पॉलिटिकल, सोशल स्टडी, लॉ, रिलीजन, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक कंबाइन टू इन्फॉर्म अबाउट कंसिडरेशन फॉर ह्यूमैनिटी इफेक्ट ऑन द नेचुरल वर्ल्ड। अब देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या क्या आता है। नंबर वन, फिजिक्स, टू अंडरस्टैंड द चेंज ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी इंटरेक्शन एंड टू मेक मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एनवायरनमेंट। फिजिक्स कैसे एक तरीके से इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो हमें समझना पड़ता है कि किन मटेरियल्स में चेंज हो रहा है, किस एनर्जी में चेंज हो रहा है, वो सारी चीजें हमें फिजिक्स के हेल्प से समझ में आती है। केमिस्ट्री कैसे है? तो टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है उसमें किन चीजों के बीच में कैसा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो रहा है उसे समझने के लिए केमिस्ट्री माना जाता है। बायोलॉजी, टू डिस्क्राइब द इफेक्ट विद द प्लांट एंड एनिमल किंगडम ऑफ देयर डाइवर्सिटी। प्लांट एंड एनिमल किंगडम का उनकी डाइवर्सिटी के साथ क्या इफेक्ट है उसे बायोलॉजी में आता है। एटमॉस्फेरिक साइंस है टू एग्जामिन द फोनोमेना ऑफ गैसियस आउटलेयर ऑफ द अर्थ। जो गैसेस की लेयर है अर्थ पर उसे समझने के लिए एक तरीके से वो माना जाता है एटमॉस्फेरिक साइंस है। इकोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। इकोलॉजी वो ब्रांच है की साइंस की जो कि डील्स करती है किसके साथ? ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग के साइड। दिस स्टडी कुड बी ऑन इंडेंजर्ड, ये किस किस पर हो सकती है? इंडेंजर्ड स्पीसीज, प्रेडेटर स्पीसीज एंड देयर इंटरेक्शन, इफेक्ट अपॉन पॉपुलेशन बाय एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो टू स्टडी केमिकल अल्टरेशन इन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में केमिकल है वो कैसे चेंज हो रहा है वो आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है जियो साइंस, इट इंक्लूड एनवायरमेंटल जियोलॉजी। इसमें क्या है? एनवायरमेंटल जियोलॉजी इंक्लूड होती है एनवायरमेंटल सोशल साइंस, वोल्केनिक फेनोमेना और इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये सारी चीजें जियो साइंस में होती हैं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस यूज्ड इन एनवायरमेंटल मॉडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड डाटा। इकोनॉमिक्स में इट डील्स विद इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, जो वेरियस कंपोनेंट हैं एनवायरमेंट के उनके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स के साथ डील करता है। इकोनॉमिक्स लॉ, इट हेल्प इन फ्रेमिंग एनवायरमेंटल रिलेटेड लॉ। लॉ क्या हेल्प करता है? तो ये फ्रेम करने में, एनवायरमेंट से रिलेटेड लॉ फ्रेम करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से माना जाता है कि एनवायरमेंटल स्टडी है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब हमें इसमें सभी के बारे में पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट है डिफाइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है? तो सबसे पहले इकोसिस्टम, द टर्म इकोसिस्टम प्रपोज्ड किसने दी थी? इकोसिस्टम की टर्म एजी टर्म्सले ने 1935 में, जिसने डिफाइन करा था द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जब लिविंग फैक्टर्स हैं और नॉन लिविंग फैक्टर हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है एक तरीके से, उससे जो भी सिस्टम बनता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। हाउएवर टर्म इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रेफर्ड वेयर इको इम्प्लाइज। लेकिन इकोसिस्टम को हम कैसे समझते हैं? जिस टर्म को इकोसिस्टम को अलग अलग करके समझते हैं, जिसमें इको का मतलब होता है द एनवायरनमेंट एंड सिस्टम इम्प्लाइज इंटरेक्शन, मीन्स एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। वेयर इट वेरीज ग्रेटली इन साइज लोकेशन, जो कि किस चीज में डिफरेंट है? साइज में, लोकेशन में, क्लाइमेट में एंड कंपोनेंट में। मतलब सब जगह का इकोसिस्टम अलग अलग होता है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है क्योंकि सिस्टम का? इसमें दो चीज आती हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? जिनमें सारी नॉन लिविंग सब्सटेंस आते हैं और फिजिकल केमिकल फैक्टर्स आते हैं। क्या क्या चीज आती है? क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे कि लाइट, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, विंड,
Edaphic factor like soil and its type, organic matter, inorganic substance like water, carbon, sulfur, nitrogen और organic substance like protein, carbohydrate and lipids. बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? वो कंपोनेंट जिस इको सिस्टम के वो कंपोनेंट जो उनमें हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं, वो होता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में नंबर 1 आते हैं प्रोड्यूसर, जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ये कौन होते हैं? ये जो सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं खुद दूसरों के लिए, उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर कौन होते हैं? इसमें हेटेरोट्रॉप्स आते हैं, वो एनिमल जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते और अब फूड के लिए दूसरे ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स या कंज्यूमर। कंज्यूमर भी 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी कंज्यूमर, दीज इंक्लूड एनिमल विच आर डायरेक्टली, जो कि डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो लोग जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं, वो आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में। टर्शरी कंज्यूमर वो होते हैं दीज इंक्लूड लार्ज एनिमल विच फीड सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर वाले एनिमल को खाते हैं, वो आते हैं हमारे टर्शरी कंज्यूमर में। और फिर आते हैं टॉप कार्निवोरस, तो इसमें जो लार्जेस्ट कार्निवोरस है जो कि टर्शरी कंज्यूमर को ही खा लेते हैं, वो आते हैं हमारे लार्ज कार्निवोरस में। नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? तो दीज एनिमल वो एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं जो कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं नेचर में उसे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो कहलाते हैं डिकम्पोजर्स, या और इन्हें हम रिड्यूसर्स भी कहते हैं। फंक्शनिंग क्या है एक इकोसिस्टम की? द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज रिलेटेड टू फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मटेरियल थ्रू द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शन क्या होता है? मतलब फ्लो, एनर्जी का फ्लो करना, और जो मटेरियल है उनकी साइक्लिंग, मतलब जहां से वो आए हैं उन्हें घुमाकर वापस वहीं पर पहुंचाना, वो कहलाता है फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। द प्रोड्यूसर द ग्रीन प्लांट विद हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी एंड मिनरल, जो प्रोड्यूसर होते हैं मतलब ग्रीन प्लांट होते हैं, वो सोलर एनर्जी की हेल्प से सॉइल में से क्या क्या लेते हैं? CHON, PCAMG एक्सेट्रा, ये सारे एलिमेंट लेते हैं। एंड एटमॉस्फेयर न्यूट्रिएंट विल बिल्ड अप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, और जो एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं उन सभी चीज़ों को मिला के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बना देते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट। उसके बाद क्या होता है? We can observe energy flow unidirectly from sun to producer and consumer and finally to decomposer। एनर्जी कैसे फ्लो होती है? सबसे पहले सन से प्रोड्यूसर्स में आती है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, कंज्यूमर से डिकम्पोजर में। बट मिनरल ऑन अदर एंड कीप ऑन मूविंग इन साइक्लिंग मैनर, बट जो मिनरल होते हैं वो हमारे साइक्लिक मैनर में मूव करते रहते हैं। द साइक्लिंग ऑफ मिनरल इज अकम्प्लिश्ड बाय बायोजियोकेमिकल साइकिल विच ऑपरेट इन द इकोसिस्टम। तो ये साइक्लिंग कैसे कंप्लीट होती है? जो बायोजियोकेमिकल साइकिल होती है इकोसिस्टम में, उसके बारे में अभी आगे हमें पढ़ना है, उससे ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम टेकिंग रेलेवेंट एग्जांपल। कुछ एग्जांपल लेके हमें इकोसिस्टम को समझाना है, इकोसिस्टम क्या होता है। तो एन इकोसिस्टम इज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कंसीडर टुगेदर फॉर अ डिस्टिंक्ट सिस्टम। The interdependent interaction of these organisms with each other and with other environment is called ecosystem। पीछे हम पढ़ चुके हैं इकोसिस्टम क्या होता है, जब लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उससे जो सिस्टम बनता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। देयर आर मैनी इकोसिस्टम इन एग्जिस्टेंस, कई सारे इकोसिस्टम हैं जिनमें से कुछ दिए गए हैं। नंबर 1 नेचुरल इकोसिस्टम, नंबर 2 एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक में 2 आएंगे, मैराइन इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। थर्ड है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जिसमें फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड और टुंड्रा आते हैं। फिफ्थ है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, गार्डन, एग्रीकल्चर और एफोरेस्टेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। नंबर 1 पढ़ना है हमें नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो दीज आर इकोसिस्टम दैट एग्जिस्ट नेचुरली इन द वर्ल्ड विदाउट बीइंग क्रिएटेड बाय ह्यूमन। वो इकोसिस्टम जो कि ह्यूमन ने नहीं क्रिएट किया, नेचुरली पूरे एनवायरनमेंट में बना हुआ है, उसे हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम वो होता है इकोसिस्टम दैट एग्जिस्ट अंडर वाटर, जो कि सिर्फ वाटर के अंदर ही बनता है इकोसिस्टम, उसे हम कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसमें आता है हमारा मैराइन इकोसिस्टम। तो मैराइन इकोसिस्टम और सॉल्ट वाटर की जो वाटर बॉडीज है उनसे जो इकोसिस्टम बनता है उसे मैराइन इकोसिस्टम कहते हैं। सीवीड, फिश एंड टर्टल कैन ऑल पार्ट ऑफ पर्टिकुलर मैराइन सिस्टम। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? सीवीड्स होते हैं, फिश होती हैं, टर्टल्स होते हैं, ये सारी चीजें इसमें मैराइन इकोसिस्टम में आती हैं। मैराइन इकोसिस्टम कैन टेक मैनी फॉर्म इंक्लूडिंग लगून, कोलर रीफ, डीप सी इकोसिस्टम एंड ऑल शॉर्ट मार्शी एस्चुरीज। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इन सभी में आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऊपर से ही थोरीली बता देता हूँ, ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है मेनली।
फ्रेश वाटर इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम जो फ्रेश वाटर मतलब रिवर्स और जो आपके पानी भरने के फ्रेश वाटर लेने के सोर्सेज होते हैं उसमें बनता है, उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दैट एग्जिस्ट ऑन लैंड, वो इकोसिस्टम जो लैंड पर एग्जिस्ट करता है वो टेरेस्ट्रियल का रहता है। इसमें चार आते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में फॉरेस्ट आते हैं और ऑर्गेनिज्म, वो जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं वो सारी चीजें फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आती हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम में सारे टाइप के डेजर्ट से मिलकर जो इकोसिस्टम बनता है वो डेजर्ट इकोसिस्टम में आ जाता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, तो आर अदर इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम दैट आर यूजुअली सिचुएटेड इन मोर टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, दे वाइड ओपन ग्रास स्पेसिस दैट आर होम टू मैनी काइंड ऑफ पीपल। ग्रासलैंड इकोसिस्टम जहाँ पर सिर्फ घास घास होती है और कुछ नहीं होता, जो कि एनिमल्स को चराने के लिए और घर बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसे कहते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट आता है टुंडारा। तो टुंडारा इज नेम ऑफ आइसीएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच टॉप सॉइल इज ऑलवेज फ्रोजन। तो टुंडारा क्या होता है, वो आइसीएस्ट पार्ट है पूरे अर्थ पर जहाँ पर सबसे ज्यादा सॉइल हमेशा फ्रीज फॉर्म में रहती है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसमें क्या क्या चीजें आती है। नंबर वन, गार्डन। गार्डन क्या होते हैं, फॉर ऑर्नामेंटल रॉकरीज टू लॉन एंड पॉन्ड्स एंड ट्रीज दिस ह्यूमन मेड इकोसिस्टम कैन अट्रैक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। गार्डन आपको पता ही है, जो हम खुद बनाते हैं गार्डन, वही गार्डन। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ग्रोइंग क्रॉप्स कैन लीड टू चेंज इन लैंडस्केप एंड मिनरल कंपोजिशन ऑफ सॉइल। एग्रीकल्चर इकोसिस्टम से क्या होता है, जो हमारा लैंडस्केप है वो चेंज हो जाता है, सॉइल का कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम सर्विसेज, राइट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन इट्स इंपॉर्टेंस। इकोसिस्टम की सर्विसेज क्या क्या होती है। तो इकोसिस्टम सर्विसेज में आवर हेल्थ एंड वेलबींग डिपेंड अपॉन सर्विस प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम। हमारी हेल्थ और जो वेल्थ है मतलब इनकम है वो किस पर डिपेंड करती है, जो सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड करवा रहा है उस पर। देयर कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या क्या आते हैं इसमें, वाटर, सॉइल, न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिज्म। देयरफॉर इकोसिस्टम सर्विसेज आर प्रोसेस बाय विच environmental producers resources utilized by humans such as clean air, water, food and material। तो इकोसिस्टम का क्या प्रोसेस होता है, वो एक प्रोसेस है जिसमें एनवायरमेंटल जो कुछ भी प्रोड्यूस करता है उसे कौन ह्यूमंस यूटिलाइज कर लेते हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया और फूड हो गया, ये सारे आते हैं हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज में। अब इकोसिस्टम सर्विसेज में हमारे पास 5 टाइप की सर्विसेज है। नंबर वन है कि इकोलॉजिकल वैल्यू। तो ऑल दी स्पीसीज इन इकोसिस्टम पार्टिसिपेट इन न्यूमरस इकोलॉजिकल प्रोसेस। जितनी भी एनिमल्स होते हैं इस इकोसिस्टम में वो सभी एक कुछ सारे वो करते हैं, उनका कई सारा रोल होता है और ये किस चीज में हेल्प करते हैं, ये कई सारी इकोलॉजिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें पहला आता है साइक्लिंग ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। वाटर एंड न्यूट्रिएंट की जो साइक्लिंग होती है, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट होते हैं वहीं दोबारा पहुंच जाते हैं, ये इकोलॉजिकल वैल्यू है। नेक्स्ट है फूड प्रोडक्शन। तो प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद फूड प्रोडक्शन, प्लांट बनाते हैं फूड्स को। क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी, अ फॉरेस्ट इज वन मेन सोर्स ऑफ रेन विच इज टर्न कंट्रोल क्लाइमेट। फॉरेस्ट एक सोर्स होते हैं जिससे क्लाइमेट और रेन को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कंट्रोल होता है तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज सम प्लांट एंड एनिमल हैव द कैपेसिटी टू ब्रेक डाउन पॉल्यूशन दस हेल्पिंग इन पॉल्यूशन रिडक्शन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि पॉल्यूशन को ब्रेक डाउन कर देते हैं और हेल्प करते हैं पॉल्यूशन को कम करने में। नेक्स्ट है सॉइल जनरेशन एंड रिडक्शन इन सॉइल इरोजन। ये क्या है, तो इसमें डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन द लॉन्ग रन। जो दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी एनिमल भी, हेल्प करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और प्रोड्यूसर। एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो ये इकोलॉजिकल वैल्यू होती है, ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है इकोसिस्टम। रिडक्शन इन नेचुरल क्लेमिटी। इन इकोसिस्टम की वजह से जो नेचुरल क्लेमिटीज होती हैं उसका भी वो भी कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स एंड डिकम्पोजिशंस, मतलब वो सब्सटेंस जो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बड़े सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दे, वो आता है हमारा डिकम्पोजर्स एंड डिकम्पोजिशन में। नेक्स्ट टाइप की वैल्यू है सोशल वैल्यू। तो बायोडाइवर्सिटी हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडिशनल सोसाइटी दैट वैल्यूड इट एज अ रिसोर्स एंड रिकॉग्नाइज्ड दैट इट्स डिप्लीशन वुड बी अ ग्रेट लॉस टू देयर सोसाइटी। सोशल वैल्यू में क्या आता है, मतलब बायोडाइवर्सिटी को बचाना, उनके ट्रेडिशन को बचाना, क्योंकि अगर ये खत्म हो गई एक बार तो सोसाइटी में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मैनी प्लांट एंड एनिमल आर कंसिडर्ड होली एंड स्कार्ड इन इंडिया एंड आर वर्शिप्ड। कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो कि होली प्लांट है बट अब इंडिया में से खत्म हो गए हैं, जैसे कि तुलसी, पीपल, काओ, स्नेक, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल वैल्यू। इसमें क्या आता है,
These include the services provided by biodiversity including both consumptive use value and productive use value. वो सर्विसेज जो दोनों इंक्लूड करती हैं, कंज्यूमिंग की वैल्यू भी और प्रोडक्शन की वैल्यू भी, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिकल वैल्यू। कंजम्पटिव वैल्यू इंक्लूड, कंजम्पटिव वैल्यू में क्या क्या आता है, फॉसिल फ्यूल, वुड्स, ड्रग्स एंड मेडिसिन। प्रोडक्टिव यूज वैल्यू में आता है हमारा क्या क्या, प्रोडक्ट विच आर डायरेक्टली सोल्ड इन मार्केट लाइक टेक्सटाइल। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारी एथिकल वैल्यू। तो दीज वैल्यूज रिलेट टू इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। लाइफ की सभी फॉर्म को प्रोटेक्ट करना आता है हमारा एथिकल वैल्यू में। ऑल द एग्जिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ मस्ट बी कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड। जितनी भी लाइफ की फॉर्म है उन्हें सभी को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। ये सभी इंडिविजुअल की ड्यूटी है और बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। नेक्स्ट है एस्थेटिक वैल्यू। तो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड एन इम्प्लिसिट प्लेजर ऑफ ब्यूटिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी को प्रोवाइड करवाता है। एस्थेटिक वैल्यू में क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी को एक तरीके से अट्रैक्टिव बनाया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्शनल वैल्यू। कीपिंग फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफन फॉर देयर यूज इज कॉल्ड ऑप्शनल वैल्यू। मतलब फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए भी जगह बना के रखना हमारा ऑप्शनल वैल्यूज कहलाता है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट विच ऑफ द स्पीसीज वुड टर्म आउट टू बी फ्रूटफुल इन नियर फ्यूचर। तो इसमें देखा जाता है कि आने वाले फ्यूचर में कौन सी चीजें हैं जो कि प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है अभी से। ये हो गई हमारी एथिकल वैल्यू। मींस क्या क्वेश्चन था हमारा, इकोसिस्टम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो ये हमारी 6 सर्विसेज रहेंगी जो इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स। ये कुछ टर्म्स दिए हमें, उन्हें एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपका एक जो लास्ट क्वेश्चन आता है, 5th या 6th क्वेश्चन होता है, वो इसी टाइप का शॉर्ट नोट आता है। तो नंबर 1 है एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होते हैं, तो एस्चुरीज आर ट्रांजिशनल जोन फॉर्म्ड बिटवीन रिवर एनवायरनमेंट एंड मैरीटाइम एनवायरनमेंट। जो रिवर का एनवायरनमेंट होता है और मैरीटाइम एनवायरनमेंट जो होता है, उनके बीच में जो जोन बनता है उसे हम एस्चुरी कहते हैं। एन एस्चुरी इज अ पार्शियली इनक्लोज्ड वाटर बॉडी अलोंग विद कोस्ट फ्रॉम where fresh water from river and stream meets and mixes with salt water of ocean। ये क्या होता है, एस्चुरी एक इनक्लोज्ड वाटर बॉडी होती है जो कि कोस्ट के साथ साथ जो फ्रेश वाटर रिवर से आता है और जो स्ट्रीम्स आके मिलती हैं कहाँ पर, सॉल्ट वाटर में, ओशियन के सॉल्ट वाटर में, वहां पर जो बनता है एक तरीके से सिस्टम, उसे हम एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरीज अमंग द वर्ल्ड मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। तो जो एस्चुरीज होती है वो सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है पूरे वर्ल्ड का। एस्चुरीज प्रोवाइड वाटर फिल्ट्रेशन एंड हैबिटेट प्रोटेक्शन। एस्चुरीज क्या प्रोवाइड करवाती है हमें, फिल्ट्रेशन और हैबिटेट प्रोटेक्शन। मार्शेज एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट एक्ट एज filtering pollutants such as heavy metal, pesticides, sediment and nutrients. Thus estuaries are not only highly fertile region with nutrient enriched matter but also the most polluted ecosystem। तो estuaries फर्टाइल भी होती हैं और न्यूट्रिएंट रिच भी होती हैं, बट उसके साथ साथ ये मोस्ट पॉल्यूटेड इकोसिस्टम में काउंट होती हैं। Estuaries also act as sponge soaking up the excess water, thus protecting stream, river channel and coastal shores from calamities such as flood erosion। एस्चुरीज एक तरीके से स्पंज का काम करती हैं, जो कि क्या कर लेती है, सोक कर लेती हैं जो भी एक्सेस वाटर होता है स्ट्रीम में, रिवर में, कहीं पर भी उसे, और फ्लड और इरोजन को कम कर देती है। सेकंड है स्ट्रीम एंड रिवर इकोसिस्टम। क्या होता है, तो मूविंग वाटर रिप्रेजेंट स्ट्रीम एंड रिवर इकोसिस्टम इज विच ऑल द लिविंग फॉर्म्स आर एडेप्टेड टू डिफरेंट रेट्स ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। मतलब मूविंग वाटर जो हमारा बहता हुआ पानी होता है उसे हम स्ट्रीम कहते हैं, और रिवर इकोसिस्टम में पूरा जो इकोसिस्टम रिवर के अंदर का इकोसिस्टम होता है, जो जो चीजें आती हैं उसमें, वो कहलाता है रिवर इकोसिस्टम। लार्ज सरफेस एरिया ऑफ रिवर अकाउंट्स टू ग्रेटर फोटोसिंथेसिस रेट विच लीड टू हायर अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फ्लोइंग डाउन द स्ट्रीम। ज्यादा फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जो कि इन पानियों में बढ़ जाता है। ठीक है, इसे आप रीड कर लीजिएगा, बाकी मैंने इसको समझा दिया आपका। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कितना ऑक्यूपाई करता है, कितना है, तो 0.80% जो टोटल वाटर सरफेस पर रहेगा उसका 0.80% वाटर फ्रेश वाटर है। 41% ऑफ वर्ल्ड नॉन फिश स्पीसीज, और इस फ्रेश वाटर में 41% जो फिश की स्पीसीज हैं वो रहती हैं। देयर आर 3 टाइप्स फ्रेश वाटर के, 3 इकोसिस्टम होते हैं, लेंटिक और स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम। मतलब जहाँ पर पानी रुका हुआ हो या धीरे धीरे बह रहा हो उसे लेंटिक और स्टैंडिंग वाटर कहते हैं। दूसरा है लोटिक और मूविंग वाटर, जिसमें फास्टली वाटर मूव करता है, उसे कहते हैं लोटिक और मूविंग वाटर इकोसिस्टम। वेटलैंड क्या होती है, इज अ प्लेस वेयर लैंड इज कवर्ड विद वाटर आइदर परमानेंटली और सीजनली। एक लैंड जो कि या तो पूरे टाइम या फिर कुछ सीजन्स में वाटर से कवर रहती है उसे वेटलैंड कहते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा ओशियन और मैराइन इकोसिस्टम। तो ओशियन अप्रोक्स 71% टोटल अर्थ सरफेस का ओशियन है और इसमें 97% टोटल प्लेनेट का वाटर है। दस दे फॉर्म द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। तो ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम है पूरी अर्थ का। ओशियन है वो हाई सॉल्ट कंटेंट, इनमें सबसे ज़्यादा सॉल्ट का कंटेंट होता है और फॉर्म अ मेजर पार्ट इन ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, और पूरे वर्ल्ड में न्यूट्रिएंट को सर्कुलेट करने में ये हेल्प करते हैं। दिस यूजुअली हैव अ लार्ज बायोडाइवर्सिटी रेंजिंग फ्रॉम phytoplanktons and zooplankton to larger fishes. The ecosystem of ocean is characterized of factors such as geology, temperature, tides, light availability। जो ओशियन का इकोसिस्टम है वो किन किन चीज़ों पर बेस्ड करता है? जियोलॉजी पर, टेम्परेचर पर, टाइड्स पर, लाइट पर, अवेलेबिलिटी एंड ज्योग्राफी पर। ठीक है, आगे से आप रीड कर लीजिएगा। हम आज चलते हैं आगे। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? तो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज टर्म्ड एज फूड चेन। एनर्जी का ट्रांसफर प्रोड्यूसर से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के कंज्यूमर्स में वो कहलाता है हमारा ट्रॉपिक ट्रॉपिक लेवल को बोला गया है ना। तो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूसर से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो जो एक लेवल से दूसरे पर गई उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। ईच सक्सीसिव स्टेप इन फूड चेन रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिज्म टर्म्ड एज ट्रॉपिक लेवल। फूड चेन में जो भी एक सक्सीसिव मतलब अगला स्टेप जो होता है वो एक नया ट्रॉपिक लेवल बना देता है। द ट्रॉपिक लेवल आर जनरली रिप्रेजेंटेड एज पिरामिडिकल शेप। जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं उसे हम पिरामिड की शेप में दिखाते हैं। ये दिया गया है आपको ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, नेक्स्ट है फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज नोन एज फूड चेन। एनर्जी का फूड में से एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ से? प्रोड्यूसर में से बाकी सभी में दूसरे लोगों पर। किससे होता है ये? ईटिंग से होता है, बार बार किसी चीज को खाने से, या फिर खुद को जब कोई चीज खुद किसी और के द्वारा खा ली जाती है तो वो हमारा फूड चेन का पार्ट बन जाता है। ईच ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन इज डिपेंडेंट ऑन नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे अपने से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं एंड ऑन एज अ सोर्स ऑफ फूड। किस फॉर्म में? फूड ऑफ सोर्स के फॉर्म में। एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी टू लिव। सभी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है जीने के लिए। तो फूड चेन इन इकोसिस्टम हेल्प टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी ऑफ नेचर। तो फूड चेन क्या हेल्प करती है? इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखने में, एनर्जी के फ्लो को मेंटेन करने में और न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को देख लिया है। इसके अलावा और कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, इसलिए मैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ले आया आप लोगों के साथ कि आपको पूरा चैप्टर ना करके सिर्फ जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ आप कर लेंगे तो भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।